हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12 के स्टूडेंटों के लिए जो कि यूपी बोर्ड 2020-2021 की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए आज मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। ये आप लोग रेड क्लाइमेक्स स्टडी, इसको आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथ वाले 12 के, ये सभी सब्सक्राइब करें और मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर आपको हर एक चीज़ समझा के मैं आपको विधिवत पढ़ाऊंगा। सवाल जो हैं आपके जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं या फिर उसके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस स्वयं में रखते हैं, उनके बारे में आपको बखूबी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। और आपके लिए एक चीज़ खास है कि अब की बार आपके जो बोर्ड परीक्षा जो होगा उसमें 30% आपका पेपर कम आएगा। पेपर का मतलब ये है कि बोर्ड परीक्षा में 30% जो है सिलेबस कटा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे केवल अभी वही जानकारी दूंगा जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके एक मुख्य चैप्टर कलन से। तो कलन में मैं पहला इसका पार्ट यानी अवकलन मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। तो अवकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं भी जानते अभी उसकी डेफिनेशन में विधिवत आपको समझाऊंगा। तो आप जानते हैं कलन का पूरा चैप्टर जो है 44 नंबर्स का है आपके पूरे सिलेबस में। तो आज मैं वही स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ये हमारी कक्षा 12 के लिए पहली वीडियो है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। आज शुरुआत करते हैं हम लोग अवकलन से। अवकलन को आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आप देखिए अवकलन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं और शायद काफी स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके होंगे। तो चलिए इसके बारे में समझाता हूं। अवकलन होता क्या चीज है, इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। तो यहां पर देखिए अवकलन जो है वो आप किसी फलन का कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहां पर आप लिखेंगे यदि f सफिक्स x एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है। तो यहां पे थोड़ी ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में समझिए आप। f सफिक्स s को क्या बोला जाता है, चर x के रूप में फलन आपका दिया गया है। जब चर x के रूप में आपका फलन दिया रहेगा तो उसे किससे प्रेजेंट किया जाता है, f सफिक्स s के रूप में। यहां पर लिखा है एक वास्तविक फलन है। वास्तविक का मतलब आप सब लोग जानते हैं, वास्तविक मतलब x की ऐसी वैल्यूज रखो जिससे फलन का मान अवास्तविक ना हो, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। तो आपको वो मान ना रख के जितने भी अन्य मान है सबके लिए फलन क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। तो यहां पर डेफिनेशन आप देंगे यदि f सफिक्स एक क्या है, वास्तविक फलन है। तो जो अवकलन होता है वो परिवर्तन की दर के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर समझिए, तो परिवर्तन होगा किस में, परिवर्तन आप सबसे पहले किस में होगा, x में। तो लिखेंगे जहां या तथा x के मान में, x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन, x के मान में सूक्ष्म वृद्धि या सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। तो x के मान में डेल्टा x की वृद्धि, यहां पर थोड़ा समझिएगा। अब वृद्धि की स्थान पे आप कमी भी लिख सकते हैं, वृद्धि या फिर क्या लिख सकते हैं आप, कमी होने पर जो आपका फंक्शन है उसके भी मान में परिवर्तन होगा। अगर इसमें वृद्धि होगा तो फलन का मान भी बढ़ेगा, यदि कमी होगी तो कमी भी होगा। तो यहां पर होने पर फलन, अगर वृद्धि हो रही तो फलन क्या हो जाएगा, f सफिक्स x प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा x। यदि कमी हो रही तो क्या हो जाएगा, f सफिक्स कितना हो जाएगा, f सफिक्स x माइनस डेल्टा x हो जाता है, हो जाता है। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 आप f सफिक्स x प्लस डेल्टा x, चाहे f सफिक्स x माइनस डेल्टा x भी आप लिख सकते हैं, माइनस f सफिक्स x अपान डेल x का जो सीमांत मान आता है, लिखेंगे के सीमांत मान को, के सीमांत मान को
फलन का अवकलज यानी फलन एफ सफिक्स एक्स का अवकलज कहते हैं, का अवकलज कहते हैं। तो थोड़ा मैं डेफिनेशन फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। आप एफ सफिक्स एक्स कैसा फलन ले रहे हैं? वास्तविक फलन है। यहां पर आप मानेंगे कि एक फलन आप जो ले रहे हैं वो क्या है? एफ सफिक्स एक्स कैसा फलन है? वास्तविक फलन है। तथा जो फलन है उसमें उपस्थित चर के मान में आप क्या कर रहे हैं? वृद्धि, सूक्ष्म वृद्धि या फिर कमी डेल्टा एक्स की हो रही है। तो अगर आप वृद्धि या कमी करते हैं तो फलन के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी या फिर क्या होगी? कमी। तो यहां पर फंक्शन क्या तैयार होगा? एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ सफिक्स एक्स माइनस डेल्टा एक्स, या डेल एक्स भी लोग बोलते हैं, हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पे लिमिट्स लिया गया है। तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के सीमांत मान को, सीमांत का मतलब ये होता है, ये कंप्लीटली फलन आप जब क्लियर कर लेंगे तो जब आप इसमें डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू लिमिट लगाएंगे तो यहां पर जो मान आएगा वही क्या कहलाता है? फलन का अवकलज कहलाता है। ओके, तो यहां पर आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई फलन है एफ सफिक्स एक्स, यहां पर सपोज करते हैं, माना कोई फंक्शन एफ सफिक्स एक्स बराबर कितना लिखा है आपका? एक्स स्क्वायर। ओके, मूल फलन आपका क्या दिया गया है? एफ सफिक्स एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो फलन के मान में यानी चर के मान में लिखेंगे एक्स के मान में, एक्स के मान में डेल्टा एक्स की वृद्धि होने पर आप चाहे कमी भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक आप यहां पे चूज करेंगे। वृद्धि होने पर फलन परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फलन एफ सफिक्स एक्स प्लस कितना हो जाता है? डेल्टा एक्स हो जाता है। ठीक, तब आप जब वृद्धि करेंगे तो मान क्या होगा? तो सो दैट आप मान कर लीजिए। तो एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? जहां एक्स है इसमें डेल्टा एक्स की जब वृद्धि करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां पर एक्स का स्क्वायर, इसलिए इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर आप कर लेंगे। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, आप इसको क्या करेंगे? आप एक्सपेंड कर लेंगे, अदरवाइज आप बाद में एक्सपेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंड यहीं पर कर लीजिए। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा एक्स। ये वैल्यू आपका किसका निकला है जी? एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। ओके, अब इस स्टेप को करने के पश्चात आप यहां पे फंक्शन के जो अवकलन की परिभाषा मैंने यहां पे लिखी है उस पर ध्यान देंगे। यहां पर क्या किया गया है? अभी आप लिमिट्स छोड़िए, यहां पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेप इसके बाद क्या बनता है कि एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ सफिक्स एक्स आप क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो आप तुरंत इस वाले फलन में से वाला फलन क्या करेंगे? घटा देंगे। इक्वेशन अगर आप सपोज करते हैं तो आप दूसरा समीकरण मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं? पहला समीकरण आप घटा दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली लिख लेंगे। सो दैट अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे? एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना हो जाएगा? एफ सफिक्स एक्स बराबर, देखिए यहां पर ये बायां पक्ष आप बाएं पक्ष में से घटा रहे हैं, तो इसी तरीके से दायां पक्ष किस में से घटेगा? दाएं पक्ष में से घटेगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं दाहिने पक्ष में एक्स स्क्वायर के सामने प्लस है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? माइनस। तो ये दोनों समान पद विपरीत चिन्ह के साथ हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहीं से आप अगला स्टेप देखिए, यहां पर मैं बार बार यहां पर नोट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइडेड, मतलब डिवीजन का चिन्ह लगा और किससे डिवाइड किया है? डेल एक्स से या डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड किया है। तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या लिखेंगे? एफ सफिक्स एक्स अपान क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। तो यहां पर जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स कॉमन है, तो इसी समय आप कॉमन ले लीजिए। तो डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया, इसे क्या लिखेंगे आप? डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2x यहां पर बचेगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा एक्स क्या ले चुके हैं आप? कॉमन। अपान यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा एक्स। ओके, तो डेल्टा एक्स हर में है, डेल्टा एक्स अंश में गुणनखंड के रूप में, इसलिए क्या हो गया? ये कट गया। तो आपका बचा क्या भाई साहब?
आपका बच रहा है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है आपका 2x यहां पर है। अब इसके बाद क्या लेंगे आप, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। तो आप दोनों पक्षों का लिमिट ले लीजिए, दोनों पक्षों का लिमिट लेने पर आप लिखिए या फिर आप लिखेंगे यहां पर, देखिए यहां पर स्थान है आपके लिए, यहां पर मैं समझा दे रहा हूं। देखिए इसको आप लिखेंगे अगले स्टेप में, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कितना लिखेंगे आप, एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो इस पक्ष में आ जाइए, इस पक्ष में ये दोनों पद बचा है तो इसका भी आप लिमिट लेंगे, लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 आप डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 2x। तो यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर हल करने लायक कोई पद आपका नहीं बचा है, तो अब जो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है यहां पर डेल्टा एक्स के स्थान पे क्या पुटअप कर देंगे, 0 पुटअप करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x। तो 0 का स्क्वायर करेंगे, जानते हैं 0 आ जाएगा और यहां पर कितना बच रहा है आपका 2x आ रहा है। ओके, तो जो आप ये देख रहे हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, 2x आ रही है। तो यही चीज जो आपने 2x प्राप्त किया है, इसी को फलन, फलन क्या था आपका एक्स स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलज कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई साहब, एक्स स्क्वायर का अवकलज कहा जाता है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं भाई साहब, अवकलन या डिफरेंशिएशन कहते हैं आप। तो यहां पर देखिए इसके कई नाम है, नामों के रूप में एक नाम आपने ये जाना, पहला नाम आप क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपान डेल्टा एक्स। दूसरा नाम क्या है इसका, यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जगह थोड़ा शार्ट है, आपकी वीडियो कट जाएगी, सो दैट आप यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यदि फंक्शन यानी जो आप एफ सफिक्स एक्स लिखे हैं यहां पर यदि इसको क्या माना जाए, वाई माना जाए, तो यहां पर आपका जो मतलब अवकलन लिखा जाता है जिस रूप में डी डी एक्स आप क्या कहा जाएगा, वाई। डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ा जाता है, कई लोग इसे पढ़ते हैं तो ये गलत तरीका है, तो इसको आप पढ़ेंगे डी डी एक्स आप क्या पढ़ेंगे, वाई। यदि फलन आपका एफ सफिक्स एक्स है तो दूसरा नाम इसको आप बोलेंगे, जब प्रथम बार अवकलन इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एफ डैश क्या पढ़ा जाता है, एक्स भी पढ़ा जाता है। तीसरा नाम इसका y1 कहा जाता है, यदि फंक्शन आपका y के रूप में दिया गया है और नीचे आप यहां पर एक बार अवकलन कर दिए हैं तो इसको नीचे आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, y1 पढ़ सकते हैं। तो यहां पर फलन के जो अवकलज प्राप्त होते हैं इसके इतने नाम हैं भाई साहब, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपान डेल्टा एक्स। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें, क्या करें आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि यहां पे आपने y अगर माना है तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 तो डेल y बाई डेल एक्स, डेल y बाई डेल एक्स। यहां पर आप बाई पढ़ेंगे बट यहां पर आपको बाई नहीं पढ़ना है, ये जो मैंने लिखा। ओके, तो इसके कितने नाम हो गए, पहला नाम है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ सफिक्स एक्स अपान डेल एक्स। दूसरा है यदि फंक्शन ये एफ सफिक्स एक्स प्लस डेल एक्स ना होके आपका y के रूप में दिया गया तब क्या पढ़ेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स या डेल्टा y बाई डेल्टा x। दूसरा नाम ये हो गया, यहां पर बाई पढ़ा जाएगा लेकिन यहां पर देखिए अगर फलन y के रूप में दिया गया और चर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसको आप पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ y। इसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ा जाता, ये गलत तरीका है, इसको क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। दूसरा तरीका यानी तीसरा तरीका आप देखिए, अब जब आपने अवकलन कर लिया है आपने x के सापेक्ष इसका, यहां पर चर क्या है आपका x है, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो फलन को क्या पढ़ा जाएगा, f डैश x। या फिर फलन यदि y के रूप में दिया गया है तो अवकलन अगर आप कर लेंगे पहली बार तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, y1। तो यहां पर मैंने 5 नामों का उल्लेख किया है, इन्हीं 5 नामों से आपके पूरे अवकलन को जाना जाएगा। यदि फलन f सफिक्स x दिया गया है तो आप इन रूपों में लिख सकते हैं, यदि फलन y के रूप में दिया गया और चर क्या है, x है, जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y, या फिर f डैश x कह सकते हैं या फिर y1। ये दोनों चीजों आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगी, तो आप इसको पढ़ने का तरीका याद रखेंगे, क्या होता है
डी डी एक्स आपको आई या फिर y1 या एफ डैश एक्स, या फिर यहाँ पर y के रूप में पढ़ सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल एक्स, या फिर ये आपका जो है प्रथम सिद्धांत ही है। तो प्रथम सिद्धांत कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, तो उसके बारे में ज्यादा ना समझा के मैं केवल अवकलन के बारे में आपको समझाया, तो शायद मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। परिभाषा के रूप में आप देंगे तुरंत, दोबारा मैं रिवीजन कर दे रहा हूं कि यदि f सफिक्स x क्या है, वास्तविक फलन है और चर के मान में डेल x की वृद्धि या क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो फलन का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी बदल क्या जाएगा, f सफिक्स x प्लस डेल x है, f सफिक्स x माइनस क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, f सफिक्स x प्लस डेल x माइनस f सफिक्स x अपान कितना लिखेंगे, डेल x। अगर कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस डेल x लिखते हैं, यहाँ पर माइनस डेल x रहेगा कि सीमांत मान को, यानी जो कंप्लीटली आप सॉल्व करने के पश्चात जो मान आप लिखेंगे वही जो होगा फलन f सफिक्स x का क्या कहलाएगा, अवकलज। यानी क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा भाई साहब, अवकलज कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपका कोई फलन f सफिक्स x बराबर क्या दिया गया, x स्क्वायर, इसी को अगर y मान रहे हैं तो यहाँ पर आपका पीछे आ जाएगा x के मान में क्या कर रहे हैं, डेल्टा x की वृद्धि होने पर फलन f सफिक्स x प्लस डेल्टा x हो जाता है। तो अगले स्टेप में देखिए f सफिक्स x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे, तो f सफिक्स x प्लस डेल्टा x बराबर जहां x था वहां पे x प्लस डेल्टा x आपने रखा, होल स्क्वायर आपने लिखा, ओके। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया है आपने, इसी के हिसाब से चलेंगे तो f सफिक्स x प्लस डेल्टा x माइनस f सफिक्स x आपने घटा दिया, तो बचा कितना आपका, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x। आप क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डेल एक्स से आपने डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू कितना लिखा है, 0 लिखा है। तो दोनों पक्षों का आप लिमिट ले लेंगे, तो जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना है आपका 2x है। तो यहाँ पर आप अब हल होने लायक ये पद बचा नहीं है, फलन ये जो आपका दायां पक्ष है, तो डेल एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे, जैसा कि लिमिट में आपको सिखाया गया है वो। तो आप यहाँ पे डेल एक्स के स्थान पे क्या आपने रखा, 0। तो फलन का मान पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने के पश्चात कितना आ गया, 2x। यही 2x जो है फलन f सफिक्स x अर्थात x स्क्वायर का क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अवकलन बखूबी समझ गए होंगे। अब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। तो चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपका सूत्र यहां पे बता रहा हूं, वो आप अपने दिमाग में रख लेंगे। शुरू से अंत तक के सभी सूत्र मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। इन सभी सूत्र को आप एक एक करके अपने दिमाग में रख लेंगे। अदरवाइज मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपको यदि कोई रूम मिला है रहने के लिए अकेले, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट से चार्ट खरीद लाएंगे बड़ा वाला, और एक मार्कर ले लेंगे, उससे आप जितने भी चैप्टर्स के फार्मूले हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हुए या फिर केमिस्ट्री के रिएक्शन हुए या फिर फिजिक्स के डेरिवेशन, अदरवाइज उसमें भी फार्मूले आते हैं, तो आप बड़ा बड़ा उसमें लिख के आप अपने कमरे के चारों दीवालों पर चस्पा कर दीजिए, टेप द्वारा या फिर किसी अन्य विधि से चस्पा कर दीजिए। इससे यह रहेगा कि आप जितनी बार उस कमरे में जाएंगे और आप जिधर भी निगाह डालेंगे अपने कमरे में ऊपर साइड में, वहां पर आपको सूत्र ही मिलेगा। तो आप एक दिन में यदि आप अपने कमरे में, यानी जहां पर वो लगाएं आप चार्ट, अगर 25 बार जाते हैं, अगर आप 5 मिनट रुक के उसका रिवीजन कर लेते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में 25 टाइम्स यानी 25 बार आएगा, और शायद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको किसी भी सूत्र को याद करने में, तो आपका वो तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका, जैसे विद्यालय यदि आप जाते हैं, आप लोगों का विद्यालय खुल गया है, तो आप लोग यदि विद्यालय जाते हैं तो एक चिट निकाल के, पर्ची निकाल के आप बना लीजिए अपने फार्मूले का। तो आप लोग क्या करेंगे, वो फार्मूला आप 10 लिखिए, 15 लिखिए, जो भी आपकी क्षमता है अपने जेब में रख लीजिए बना के पर्ची। और उसके बाद आप जैसे पानी पीने के लिए 5 मिनट का समय यदि आपको विद्यालय में पर पीरियड में मिलता है, तो 5 मिनट में आप अपना समय ना बेकार करते, वो आप निकाल के 5 मिनट में दोहरा लीजिए। तो आपके विद्यालय में जितने भी पीरियड्स पढ़ाए जाते हों, 7 पीरियड, 8 पीरियड या फिर 6 पीरियड्स, तो उनमें यदि आप 6 बार, 7 बार, 8 बार देखते हैं, तब भी आपके दिमाग में बखूबी वो बैठ जाएगा। तो चलते हैं, ज्यादा कुछ ना आपको समझा के, आपको चलते हैं आपके चैप्टर पर। तो यहां पर देखिए अवकलन के जितने भी फार्मूले हैं वहां पर मैं लिख रहा हूं। देखिए यहां पर आपका पहला जो फार्मूला है वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। एल्जेब्रिक फंक्शन आप लोग जानते हैं बीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय जो फलन है उनमें अवकलन की प्रक्रिया कैसे आप अप्लाई करेंगे,
ये x क्या है आपका चर है, x की पावर n पूरा आपका फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर किस चर के सापेक्ष अवकलन आप कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ddx ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का जब अवकलन आप करेंगे तो n गुणे x की पावर कितना आ जाएगा, n-1। समझ में आया। ये घातांक कहां चली आती है, आगे चली आती, गुणे का चिन्ह लगता है। जो आपका चर यहाँ पे लिखा है चर लिखेंगे और इसकी घातांक जितनी है अर्थात n थी उसमें से आपने क्या कर दिया, घटा दिया। जैसे अभी मैंने आपको एक जो एग्जाम्पल दिया था अवकलन समझाने में, वहां पे जो आया था आपका फलन क्या था, x की पावर कितना था 2 और उत्तर आप निकाले थे 2x। तो इस फार्मूले पे यदि आप लगाते हैं ddx ऑफ x स्क्वायर तो ये घातांक कहां चली आएगी, आगे आ जाएगी। और जो घातांक 2 है इसमें से एक आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुणे कितना आ जाएगा, x की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे x की पावर 1 लिखा जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि यदि पावर 1 हो तो उसको आप नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक साधारण सूत्र से देखिए वही चीज आपने जो है सीखा था अभी अवकलन की प्रक्रिया में, तो कितने बड़े में आया था, यही आप फार्मूला लगा दे कितने छोटे में आ जा रहा है। तो इसी फार्मूले का ये रूप है, उसी तरीके से आप लगाएंगे। देखिए यहां पर उसके बाद देखिए यदि आपके फलन में चर और अचर दोनों दिए गए हैं, यहां पर देखिए यदि आप अचर फल का अवकलन करते हैं किसी भी चर के सापेक्ष, चाहे यहां पर x हो, y हो या फिर कुछ हो, तो यहां पर आपका अचर फलन मान लीजिए दिया गया है। क्या दिया गया है, कोई अचर फंक्शन दिया गया है, तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। हमेशा याद रखेंगे अचर फंक्शन में जैसे आपका पाई हो गया, आपके अंग्रेजी अल्फाबेट के x y z को छोड़ के जो अक्षर a b c ये सब हो गए आपके, या फिर आपकी गिनती में हो गई 1 2 3 या फिर 1/2 -1/3, ये सब संख्याएं यदि आपकी आती हैं तो उनका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हुआ इतना। अब मान लीजिए अचर है और चर है, अगर उनके गुणनफल के रूप में कोई फंक्शन दिया गया तो अवकलन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे ddx ऑफ अचर गुणे चर। अचर गुणे, यहां पर मैंने क्या लिखा है, चर। अचर जानते हैं कांस्टेंट होता है, चर मतलब वेरिएबल होता है। अंग्रेजी में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो भी सामान्य रूप में बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज्यादा नहीं समझ में आता, इसलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करके आपको आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर देखिए यदि अचर और चर का गुणनफल है और उसके बाद इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन, तो ये जो अचर होता है सदैव आगे आ जाता है, यानी इसका अवकलन आप नहीं करेंगे। अवकलन किसका होता है, चर का होता है। तो आप लिखेंगे अचर गुणे, या गुणे का चिन्ह लगाया, ddx आप क्या हो जाएगा आपका चर। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। जैसा मान लीजिए आप एज एग्जांपल आप ले लीजिए, ddx आपने कितना लिखा है, मान लीजिए 3x³ आपने लिख दिया, कितना लिखा 3x³। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्या है, अचर है, 3 कहाँ चला आएगा अवकलन की प्रक्रिया में, आगे आ जाएगा और अवकलन आप किसका करेंगे, x³ का करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 3 लिखा है, आप 3 लिखेंगे, x³ का अवकलन करेंगे तो 3 कहाँ चला आएगा, आगे आ जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा और x की घात 3 में से क्या करेंगे आप, घटा देंगे। ये बाद में जब मैं समझाऊंगा तो डायरेक्टली मैं बोलूंगा 3 में से घात घटाते हैं तो घात 2 बचती है, तो यहाँ पर 3 में 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा, 9x² इसका अवकलन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अचर गुणे यदि चर है तो अवकलन कैसे होगा, अचर आगे आ जाएगा और चर का क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आप लॉगरिथम फंक्शन पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर ddx ऑफ log x, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, log x टू द बेस है, यहां पर ये बेस अति महत्वपूर्ण चीज है। यदि यहां पर आधार e है, क्या मैंने बोला ddx ऑफ log x टू द बेस e, यानी यदि आपका बेस क्या है यहाँ पर e है, तब अवकलन कैसे करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/x। मान लीजिए बेस e ना होके कोई अन्य चीज है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, बेस इसका e ना होके कोई अन्य चीज लिखा है, तब कैसे अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ddx ऑफ log ऑफ x टू द बेस e ना होके मैं a लिख दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या अंतर है। तो यहां पर देखिए log x टू द बेस e का अवकलन कितना है 1/x है, तो इसको सबसे पहले इस रूप में आप क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा और समझा दे रहा हूं, यहां पर होता क्या चीज है, यहां पर देखिए log x टू द बेस ए, लॉगरिथम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, बहरहाल आप जो है शायद एनसीईआरटी में, शायद नहीं कहना है, एनसीईआरटी में खत्म भी हो गया है, तो उसके लिए मत घबराइए। तो यहां पर देखिए log x टू द बेस ए जब रहेगा तो इसको बेस e के रूप में जब आप लाएंगे तो यहां पर आप log e टू द बेस a लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जिस बेस में आपको x लाना है
उसका आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, लॉगरिथम। किस बेस में लाना है, ई में, सो दैट आप लिखेंगे log e टू द बेस a, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे log x। अब यहाँ पे आपने ई का लॉगरिथम लिया तो यहाँ पर बेस क्या लिख सकते हैं आप, e। इसी तरीके से कई रूपों में से क्या कर सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। जितना भी आपको लाना है आगे सतत प्रक्रिया करके आप ला सकते हैं। तो आपको केवल यहाँ पर बेस ही लाना था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा मैं इसे हल कर दे रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका, log e टू द बेस a गुणे log x टू द बेस e। तो यहां पर फिर देखिए ध्यान से, ऊपर वाला यहां पर देखिए, यहां पर अचर गुणे क्या है, चर है। देखिए log e टू द बेस a में कहीं x नहीं है, तो ये आपका अचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अचर माना जाएगा। तो अचर गुणे चर वाला फार्मूला यहां पर लगाएंगे तो सबसे पहले अचर कहां चला आएगा, आगे चला आएगा। तो आप लिखेंगे log e टू द बेस a, अवकलन किसका करेंगे आप, log x टू द बेस a का। तो डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, log x टू द बेस e। तो log x टू द बेस e का अवकलन आपने ऊपर अभी पढ़ा है, 1 बाई कितना होता है, x होता है। तो आप इसका फार्मूला ऐसा लिखेंगे 1 बाई एक्स गुणे log e टू द बेस a हो जाएगा। ओके, तो यहां पर डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e का अवकलन कितना होगा, 1 बाई एक्स log e टू द बेस a। log e टू द बेस a आगे भी लिख सकते हैं, गुणे 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्रम विनिमय नियम का क्या कर रहा है, पालन करता है। आप जानते हैं जो गुणे वाली प्रक्रिया होती है क्रम विनिमय और योग वाली क्रम विनिमय नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो मेरे ख्याल से दोनों फार्मूले आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब ये दोनों फार्मूला होने के पश्चात, और ये 3 फार्मूले, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है आपका भाई साहब, ये कौन सा फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन इसे कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाते हैं, चरघातांकीय फलन में। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकीय, फंक्शन मींस होता है फलन, तो चरघातांकीय फलन में आ जाते हैं। जब आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, 2 फंक्शन है जिनका फार्मूला बनता है e की पावर x, तो e की पावर यदि x लिखा तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा भाई साहब, e की पावर x ही होगा। अगला फार्मूला देखें, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, यहाँ e ना होके यदि a लिखा है तो a की पावर x का अवकलन कैसे होगा, आप लिखते हैं a की पावर x गुणे log a टू द बेस कितना होता है, e होता है। ओके, तो यहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यहां पर दोनों मैंने लिख दिया है। तो आप जो है इस फार्मूले को याद कीजिए अभी तक, अभी मैं आगे और फार्मूला लिख रहा हूं। ओके, इसके बाद चलिए आप लोग त्रिकोणमितीय फलन पे। त्रिकोणमितीय फलन मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आप जब चलते हैं तो उनका फार्मूला क्या बनता है, देखिए यहां पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या भाई साहब मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। कितना होता है भाई साहब, माइनस साइन एक्स। इसके बाद टेन एक्स पे आ जाइए, आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कितना, tan x, तो tan x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है आपका, sec स्क्वायर कितना होता है, x होता है। इसी तरीके से डी डी एक्स आप cot x पे आ जाइए, cot x, तो cot x का अवकलन आप जानते हैं माइनस कितना होता है, cosec स्क्वायर कितना होता है, x होता है। ठीक, इसी तरीके से आप आगे चलते हैं, डी डी एक्स आपका sec x का जब अवकलन करेंगे तो आता है आपका sec x गुणे कितना आता है, tan x आता है। फिर इसके बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा है, डी डी एक्स आप कितना बचा है भाई साहब, cosec x, तो cosec x का जो अवकलन होता है माइनस कितना होता है आपका, cosec x और गुणे कितना होता है, cot x। इनका डेरिवेशन कक्षा 11 में जो प्रथम सिद्धांत है वहां पर आपको बताया गया होगा, या फिर उसमें है तो आप कक्षा 12 में पढ़ लें, इसलिए उसका डेरिवेशन मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस हैं उनमें आपने देखा कि इनके अवकलन का सूत्र ये होता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, जैसे फार्मूले में कई जगह प्लस है और कई जगह माइनस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए माइनस जिनके सामने आता है उनका याद करने के लिए आप ट्रिपल सी याद रखेंगे, जैसा कि आप में प्रचलन अब हो गया ट्रिपल सी। यदि आप कंप्यूटर में नहीं किए हैं तो काफी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें से आप हाथ धो बैठते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रिपल सी आप याद रखिए। cos x का जब अवकलन किया कितना आ गया, माइनस साइन x, तो यहां पर प्रथम c का मतलब क्या हो गया, cos x, तो cos x का जब अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। दूसरे cos यानी जो दूसरी c है वहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए cot x, तो cot x का जब आपने अवकलन किया कितना आ गया, माइनस cos x स्क्वायर x,
और देखिए जब cosec x का अवकलन कर रहे हैं तो माइनस cosec x गुणे कितना हो रहा है cot x। तो हमेशा याद रखेंगे छोटा सा नियम है, जब आप ट्रिपल सी यूज करेंगे अवकलन में तो चिन्ह आगे कौन सा आएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये आपके किसका फार्मूला बना है, त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन है, या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको आप बोल सकते हैं। अब आ जाइए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मतलब मानों पर यानी अवकलन पर। तो देखिए यहां पर देखिए डी डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो 1/स्क्वायर रूट कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी डी एक्स आप कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो कितना होता है आपका, यही जो आप साइन इनवर्स वाला होता है इसमें माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है, तो -1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आगे आते हैं डी डी एक्स आप tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करते हैं तो आता है कितना आता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरीके से जब आप काट इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे डी डी एक्स आप कितना है काट इनवर्स एक्स, तो काट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसी तरीके से जब आप आते हैं डी डी एक्स आप सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x गुणे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना होता है 1 होता है। ओके, यहाँ पे फार्मूला याद रखने योग्य है क्योंकि पूछा भी जाता है। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x गुणे है, यहाँ पर x गुणे स्क्वायर रूट कितना लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखा है 1। सेम तरीका जब आप डी डी एक्स आप कितना लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स जब लिखते हैं तो जो आपने सेक इनवर्स में मान लिखा वही चीज ऋणात्मक में आ जाती है, अर्थात यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, तो -1/x गुणे स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो आपके फलन है उनके अवकलन का सूत्र आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि डी डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का इसके सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो -1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीके से काट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो जो tan इनवर्स वाला उसी के सामने क्या लगा देंगे आप माइनस, अर्थात -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड अहेड यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो 1/x गुणे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप cosec इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो जो सेक इनवर्स वाला मान है उसे ऋण चिन्ह के साथ लिख देंगे, अर्थात ऋण आगे गुणा कर देंगे तो -1/x गुणे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर एक ट्रिपल सी वाला नियम बताया था, जितने भी आपने अवकलन किया है देखो ट्रिपल सी में माइनस आया, सेम कंडीशन इसमें भी इनवर्स वाले में भी जब जाएंगे जब ट्रिपल सी वाला करेंगे यानी कास इनवर्स, पहले सी का मतलब कॉस इनवर्स, दूसरे सी का मतलब कॉट इनवर्स एंड तीसरे सी का मतलब क्या है कॉसेक इनवर्स, तो इनके भी सामने क्या देख रहे हैं जी माइनस आ रहा है। तो आप एकदम नहीं भूलना है, यदि प्लस वाले आपको याद है तो माइनस वाले में एकदम आपको भूलना नहीं, उन्हीं के सामने क्या लगा देना है आपको माइनस लगा देना है। इसके बाद दो सूत्र आपके और बच रहे हैं जो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, देखें यहां पे डी डी एक्स आप मान लीजिए दो फलन आपके दिए गए, कितने फलन है आपके दो फलन, ये मान लीजिए आपका प्रथम फलन है और ये क्या है द्वितीय फलन, इनके बीच यदि गुणे का चिन्ह लगा हो, किसका चिन्ह लगा हो भाई साहब गुणे का चिन्ह लगा हो, यदि दो से अधिक भी फलन है गुणे के रूप में तब भी इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं कुछ समय तक। तो यहां पर देखिए फार्मूला क्या बनता है, आप लिखते हैं प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन यानी डी डी एक्स आप सेकंड फंक्शन, फिर बीच में कौन सी लगाते हैं प्लस, फिर द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन यानी डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर ले लीजिए x और cos x ले लीजिए तो x क्या हो जाएगा प्रथम फलन, आप चर भले है x लेकिन वो प्रथम फलन मानेंगे, cos x क्या मानेंगे द्वितीय फलन। तो इसी सूत्र के द्वारा आप क्या करेंगे अवकलन करेंगे। मान लीजिए दो फलन अंश और हर के रूप में दिए गए हैं यानी आपका लिखा हो अंश, डी डी एक्स आप अंश बटे क्या लिखा हो हर, तब आप क्या करेंगे यहां पर फार्मूला आपका बनता है, सबसे पहले आप लिखते हैं हर में जो फंक्शन है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश यानी अंश का अवकलन करेंगे इसके साथ। यहां पर आप देख रहे हैं हर अवकलन से मुक्त है, फिर भी इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस लगाएंगे और फिर आप क्या लिखेंगे आप अंश लिखेंगे, फिर अवकलन किसका करेंगे आप हर का यानी डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे भाई साहब हर लिखेंगे।
बटे में क्या होगा, जो आपकी संख्या हर में लिखी है इसी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी हर का क्या हो जाएगा भाई साहब, स्क्वायर। तो इतने सूत्र आपके किसमें बनते हैं भाई साहब, पूरे एकुलन में आपको यही मिलेंगे, इनके अलावा कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। तो आप लोग इन फार्मूलों को बढ़िया बखूबी याद कीजिए। अभी मैं पहले चैप्टर के बारे में आपको कुछ समझा रहा हूं। ओके।